हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने सहारनपुर जी सब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी सब अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने भारत का सामान्य परिचय के बारे में आपको बात की थी कि भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने देखा था 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद हमने जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी उसके ऊपर भी हमने बात की थी, और जो हमारी तटीय सीमा यानी कि जो तट यानी कि समुद्र से जो हमारे राज्य लगे हुए हैं, कौन सा राज्य कहाँ पे लगा हुआ, इन सब के ऊपर हमने क्या की थी, बात की थी। आई होप आपको वो क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम आपका डाउट क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे एक वीडियो के माध्यम से। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अपने जो मित्र होंगे, जो आपके आसपास तैयारी कर रहे मित्र होंगे, उनको भी वीडियो को शेयर करना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत का भौतिक प्रदेश और भू-आकृति प्रदेश, यानी कि भारत का भौतिक प्रदेश या भू-आकृति। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि भू-आकृति या भौतिक प्रदेश कहते किसको है। हमें पता होना चाहिए कि भौतिक प्रदेश या भू-आकृति किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है हमारा ऐसी आकृति जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ हो, जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ हो। प्रकृति के द्वारा हुआ हो, यानी कि यदि आपसे किसने पूछ लिया एग्जाम में कि भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी आकृति, भारत के चारों ओर हमारे ऐसी आकृति पाई जाती है जिनका निर्माण क्या हुआ हो, प्रकृति के द्वारा हो। तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि भारत में कितने भौतिक प्रदेश या भू आकृति पाई जाती है। पहला क्वेश्चन तो बनेगा कि इनका निर्माण कैसे हुआ, तो प्रकृति के द्वारा हुआ। तो और भारत में ऐसी कितनी आकृति पाई जाती हैं जिनका निर्माण प्रकृति के द्वारा हो। तो ध्यान रखना, भारत में 6 भू आकृति पाई जाती है। कितने प्रकार की भू आकृति पाई जाती है? हमारी 6 प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं। अब ये 6 भू आकृतियां हैं कौन कौन सी, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है हमारा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। दूसरा आता है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। दूसरा आता है हमारा उत्तर का पर्वतीय भाग। तीसरा आता है हमारा इसमें प्रायद्वीपीय भारत। नंबर 4 पे आता है हमारा तटीय मैदान। और नंबर पे 5 पे आता है हमारा मरुस्थलीय भाग। कौन सा भाग? मरुस्थलीय भाग। और नंबर 6 पे आता है हमारा द्वीप समूह। यानी कि जो हमारी 6 आकृतियां कौन कौन सी, एक तो उत्तर का विशाल मैदान, दूसरा उत्तर का पर्वतीय भाग, नंबर 3 पे आता है प्रायद्वीपीय भारत, नंबर 4 पे आता है हमारा तटीय मैदान, और नंबर 5 पे आता है हमारा मरुस्थलीय भाग, और नंबर 6 पे आता है हमारा द्वीप समूह। ये भारत में 6 ऐसी आकृति पाई जाती है जिनका निर्माण क्या हुआ, हमारी प्रकृति के द्वारा हुआ है। यानी कि इनका निर्माण किसी मनुष्य ने नहीं किया, इनका निर्माण प्रकृति ने स्वयं किया। अब हम अपने भारत के मैप के माध्यम से देखते हैं कि ये 6 आकृति कौन सी आकृति कहां पर पाई जाती है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया ये वाला उत्तर का विशाल मैदान, कि जो उत्तर का विशाल मैदान है ये हमारा कहां पर होगा, तो ये वाला जो हिस्सा होगा हमारा, ये वाला, ये क्या है हमारा नंबर 1 उत्तर का विशाल मैदान। और ये वाला जो पार्ट होगा हमारा, ये वाला, ये हमारा नंबर 2 पे आता है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। ये वाला तो पर्वतीय भाग उत्तर का, ये आगे हमारा विशाली मैदान,
तीसरा बताया मैंने प्रायद्वीपीय भारत, ये वाला हिस्सा क्या है हमारा, ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय भारत। कैसा, कौन से वाला, ये वाला नंबर 3 पे आ गया हमारा प्रायद्वीपीय भारत। यानी कि प्रायद्वीप हम उसको बोलते हैं भूमि का वह भाग जिसके 3 ओर क्या होगा, जल होगा, उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। तो ये दक्षिण में क्या होगा हमारा प्रायद्वीपीय भारत। और इस प्रायद्वीपीय भारत के समानांतर ही हमारे क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, ये इस प्रकार से प्रायद्वीप के तीनों ओर हमारे पाए जाते हैं तटीय मैदान, क्योंकि समुद्र के चारों ओर क्या होंगे, तट ही तो पाए जाएंगे। तो ये हो गया नंबर 3 पे हमारा तटीय मैदान। और नंबर 4 पे तटीय मैदान, 5 पे हमारा मरुस्थल। हमें पता ही है यहाँ पे हमारा पश्चिम उत्तर, ये दिशा कौन सी होगी, पश्चिम, और ये दिशा होगी उत्तर। तो इनके सेंटर में कौन सी दिशा होगी हमारी, पश्चिम उत्तर। यहाँ पे पाए जाते हैं हमारे मरुस्थल, यानी कि ऐसा स्थान जहां पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि वर्षा की मात्रा सिर्फ नामात्र होती है। यानी कि यहाँ पे क्या होगी, भूमि में पानी की कमी होगी। जब भूमि में पानी की कमी होगी तो भूमि कैसी होगी, बंजर होगी। तो फिर क्या होगी, मरुपलस स्थल, यानी कि मरी हुई भूमि, जिसमें यानी कि कृषि के उत्पादन संसाधन नहीं हो पाते, यानी कृषि करने योग्य भूमि नहीं होगी। तो वो कैसी भूमि होगी, मरुपलस स्थल, यानी कि मरी हुई भूमि। तो उसे क्या कहेंगे, मरुस्थल। ये रही हमारी 5वीं आकृति। और 6ठी आकृति पाई जाती है हमारे भारत के द्वीप। जिस प्रकार से इधर हमारा ये हमारा एक द्वीप समूह है, कौन सा, अंडमान निकोबार, और ये हमारा लक्षद्वीप द्वीप समूह, और ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये होगी हमारी 6 आकृति। ये सारी की सारी आकृति हमारी ऐसी हैं जिनका निर्माण किसने किया, प्रकृति ने किया। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का, भारत का भौतिक प्रदेश या भू आकृति प्रदेश किसे कहेंगे, मैंने आपको बता दिया। ऐसी आकृति जिनका निर्माण किसके द्वारा हो, प्रकृति के द्वारा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे हम, भू भौतिक प्रदेश या भू आकृतिक प्रदेश। ऐसी कितनी आकृति है भारत में, तो भारत में ऐसी 6 आकृति है। कितनी आकृति है हमारी, 6 आकृति है। कौन कौन सी है, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय भाग, प्रायद्वीप भारत और तटीय मैदान। 5वां पे आता है मरुस्थलीय भाग, और 6 पे आता है हमारा द्वीप समूह। ये क्या है, ये हमारी 6 प्रकार की क्या पाई जाती है भारत में, भौतिक यानी कि भौतिक प्रदेश या भू आकृति, हम इनको ही बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा एक टॉपिक यहीं से बनता है कि पर्वत किसको बोलेंगे, पठार किसको बोलेंगे, मैदान किसको बोलेंगे, और पठार और ये चीजें हम किसको बोलेंगे। तो एक मैप के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें कवर कराता हूं। ये मैंने एक चित्र बनाया, इसके माध्यम से मैं बताता हूं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम पर्वत किसको बोलते हैं। सबसे पहला क्या होगा हमारा, पर्वत। पहला क्या होगा हमारा, जैसे कि हम अब आने वाली इसमें पढ़ेंगे हिमालय पर्वत, और पर्वत बताएंगे, फिर पहाड़ी बताएंगे, फिर तुम्हारा पठार बताएंगे और मैदान बताएंगे। हमें पता होना चाहिए कि पर्वत की आकृति कैसी होती है, पहाड़ी की आकृति कैसी होती है, इनकी ऊंचाई कितनी होती है, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो जो हमारा पर्वत होता है उसका आधार मतलब कि जहां से वो टिका हुआ है, सेंटर पॉइंट है उसका, ये क्या होता है, आधार। इसका आधार कैसा होता है, चौड़ा, यानी कि आधार कैसा होगा, चौड़ा। और जो इसकी ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, वो होगी हमारी 1000 मीटर से अधिक। क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी 1000 मीटर से अधिक, और जो उसकी आधार होगा, यानी कि जो आधार होगा वो कैसा होगा, चौड़ा होगा। और जो उसकी शिखर होगा, जो उसके शीर्ष पर जो एक शिखर होगा वो कैसा होगा, वो तीर ढाल वाला होगा। यानी कि तीर ढाल का मतलब क्या होगा,
तेज ढाल वाला होगा, यानी कि वो इस प्रकार से नहीं होना का, देखो एक ढाल तो ये हो गया हमारा और एक ढाल होगा यानी कि इसका जो शिखर है ये तिरु ढाल वाला है, देखो इस पे से तुम आराम से उतरोगे, लेकिन ये क्या है, तिरु ढाल वाला होगा। तो ऐसी आकृति जिसका आधार कैसा होगा, चौड़ा होगा और ऊंचाई हमारी कितनी होगी, 1000 मीटर से अधिक होगी, तथा इसका जो शिखर होगा वो कैसा होगा, तिरु ढाल वाला होगा। तिरु ढाल का मतलब तेज ढाल वाला होगा, इस प्रकार से होगा, यानी कि तिरु ढाल वाला होगा। तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं, पर्वत। क्या कहते हैं उसको, पर्वत। और यहीं से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कि ग्लेशियर का निर्माण कहां पर होता है। जो हमारे बर्फ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलते हैं, इनका निर्माण कहां पर होता है। तो आपको ध्यान रखना, इन ग्लेशियर का निर्माण, किसका, ग्लेशियर का निर्माण हमारे किस पर होता है, पर्वतों पर पाए जाते हैं, क्योंकि ग्लेशियर की भी एक अपनी क्या होती है, निश्चित एक आधार रेखा होती है, उससे अधिक ऊंचाई पर ये हमारे क्या ग्लेशियर पाए जाते हैं। यदि उससे कम पे कोई पहाड़ या पर्वत होगा, इन पर ग्लेशियर नहीं पाए जाएंगे। तो जो ग्लेशियर का निर्माण होता है हमारा, ग्लेशियर का निर्माण कहां पर होगा, पर्वतों पर होगा, क्योंकि इनको ग्लेशियर के निर्माण के लिए जो औसतन ऊंचाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 4500 मीटर से अधिक, 4500 मीटर से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। वहीं पे क्या होंगे, हमारे ग्लेशियर का निर्माण होगा। तो ऐसी संरचना कहां पर पाई जाती है, हमारे पर्वतों पर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, पर्वतों पर पाई जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगी पर्वत किसे कहेंगे। एक बार और रिपीट करता हूं, जिसका आधार कैसा होगा, चौड़ा होगा और ऊंचाई कितनी होगी, 1000 मीटर से अधिक होगी, तथा जो इसकी ढाल है, ये जो ढाल है ये तिरु ढाल होगी। और ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। आपने सुना होगा दूसरा, पहाड़ी। क्या सुना होगा, पहाड़ी। पहाड़ी किसको बोलते हैं और पर्वत किसको बोलते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। पर्वत तो आई होप आपको पता चल जाओगी, पर्वत किसे कहेंगे। दूसरी पहाड़ी हम किसे बोल लेंगे, पहाड़ी की डेफिनेशन भी है, जिसका आधार क्या होगा, पहाड़ी को हम क्या बोल लेंगे, जिसका आधार कैसा होगा, चौड़ा होगा। लेकिन यदि ऊंचाई इसका भी क्या होगा, आधार तो इसका भी क्या होगा, चौड़ा ही होगा, लेकिन जो इसकी ऊंचाई होगी वो 800 मीटर से लेकर 1000 मीटर के क्या होगी, बीच में होगी। पर्वत की ऊंचाई तो 1000 मीटर से अधिक होगी, लेकिन जो पहाड़ी होगी उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 800 मीटर से 1000 मीटर के मध्य तो उसकी ऊंचाई होगी और उसका आधार कैसा होगा, चौड़ा होगा। तो ऐसी संरचना को हम क्या बोलते हैं, यहां पे इस प्रकार से बना दूं, इसकी ऊंचाई कितनी 1000 और इसकी ऊंचाई यहां तक की कितनी है, ये 800 से लेकर 1000 के मध्य। तो ऐसी संरचना को क्या कहेंगे हम, पहाड़ी कहेंगे। दूसरी संरचना भी आपकी समझ में आई होगी, पर्वत किसे बोलते हैं और पहाड़ी। तीसरा आता है हमारा पठार। ये रहा हमारा पठार। ऐसी देखो तीसरी संरचना आती है हमारी पठार। क्या, पठार। देखो ऐसी संरचना जिसका आधार की चौड़ाई अधिक, जिसका आधार क्या होगा, अधिक चौड़ा होगा और ऊंचाई हमारी इसकी ऊंचाई 500 मीटर से लेकर 800 मीटर के क्या होगी, 500, जिसकी ऊंचाई ये रही हमारी क्या ऊंचाई, ये वाली। ऐसी संरचना जिसकी ऊंचाई 500 मीटर से लेकर 800 मीटर के बीच में तथा आधार अधिक चौड़ा हो, उसे क्या कहेंगे, उसे हम बोलेंगे पठार। क्या बोलेंगे, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा पर्वत, ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक। दूसरी पढ़ी पहाड़ी, 800 से 1000, 800 से लेकर 1000 के बीच में जिसकी ऊंचाई होगी और आधार कैसा होगा, चौड़ा होगा, उसे बोलेंगे हम पहाड़ी। तीसरा पठार, जिसकी जो आधार होगा वो अधिक चौड़ा तथा इस आधार के समानांतर 500 मीटर से लेकर 800 मीटर ऊंचाई के मध्य हमारे क्या पाए जाते हैं, पठार। तीसरा आता है हमारा मैदान।
क्या पाए जाते हैं? तीसरे पाए जाते हैं मैदान, जिसका जो आधार है वो चौड़ा और इसकी ऊंचाई आधार के समानांतर पाई जाती है। इसका क्या होगा? ये रहा हमारा आधार, यानी कि जहां से भूमि पे टिका हुआ है, इसकी जो आधार होगा वो कैसा होगा? इसका आधार होगा चौड़ा और जो इसकी ऊंचाई होगी वो होगी हमारी 500 मीटर से कम। क्या होगी? 500 मीटर से कम। तथा जो इसका ऊपरी भाग होगा, ये जो हमारा इसका ऊपरी भाग है ये कैसा होगा? उबड़ खाबड़ होगा, यानी कि ऊंचा नीचा होगा इस प्रकार से। उसे क्या कहेंगे? मैदानी भाग। क्योंकि जब हिमालय से जो नदी निकलती है वो कहां पहुंचती है? मैदानी भाग में। तो मैदानी भाग कैसा हो जाता है? उबड़ खाबड़। तो ऐसी संरचना को हम क्या कहेंगे? तो ऐसी संरचना को हम कहते हैं क्या? ऐसी संरचना को कहते हैं मैदान। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पर्वत, पहाड़ी, पठार और मैदान की किसे कैसे पहचान करें कि ये पठार है, ये मैदान है, ये पहाड़ी है या पर्वत है। यदि ऊंचाई 500 मीटर के मध्य है, जो उसका आधार है वो चौड़ा है और ऊपरी सतह क्या है? उबड़ खाबड़ है, तो उसे क्या कहेंगे? मैदान। दूसरा पठार, यदि ऊंचाई 500 मीटर से 800 मीटर के मध्य है तथा जो उसका ऊपरी भाग है वो आधार के क्या? समानांतर फैला हुआ है। यदि आप उसे ऊपर से दिखोगे तो आपको क्या? समानांतर दिखा हुआ देगा, लेकिन क्या है? वो पृथ्वी के समानांतर ऊपर उठा हुआ भाग, उसे क्या कहेंगे हम? पठार। तीसरा थी पहाड़ी। पहाड़ी हम किसे कहेंगे? जिसकी ऊंचाई 800 से लेकर 1000 मीटर के मध्य होगी। ऊंचाई कितनी होगी? 800 से लेकर 1000 के मध्य होगी तथा आधार क्या होगा? चौड़ा होगा। जैसे हमारे हरिद्वार और देहरादून में जिस प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पहाड़ी पाई जाती है ना, इन्हें पर्वत नहीं बोलते, क्योंकि इनकी औसतन ऊंचाई ही 800 से लेकर 1000 के मध्य है, तो इन्हें क्या बोलेंगे हम? पहाड़ी। तीसरा आता है हमारा पर्वत। पर्वत क्या है? जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होगी। इनकी ऊंचाई कम नहीं होने की, 1000 मीटर से अधिक होगी और जो उनकी चोटी होगी वो कैसी होगी? तिरछी ढाल वाली होगी। तीसरा इसका आधार क्या होगा? चौड़ा होगा। ऐसी आकृतियों को हम क्या बोलते हैं? पर्वत। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब अगली क्लास से हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय भाग। उत्तर का पर्वतीय भाग, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम हिमालय पर्वत। देखेंगे कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई और कौन कौन सी इसमें श्रेणी पाई जाती है। आपको आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। हमारी क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।